सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 के टर्मिनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है द नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। व्हाट इज द नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन? क्या ज़रूरत है एंजाइम के रेगुलेशन की? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किसी भी सेल का अगर हो तो उसमें क्या होता है कि बायोसिंथेसिस होता है सेलुलर कंपोनेंट का, एंड जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी बनती है, और वही एनर्जी को लेकर के इंसान जिंदा रहता है, मतलब कि लाइफ चलती है ना। क्या होता है, बायोसिंथेसिस होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब सेल का होता है तो बायोसिंथेसिस होता है सेलुलर कंपोनेंट्स का, जिसके ब्रेकडाउन से फिर एनर्जी बनती है, वो एनर्जी से लाइफ चलता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें कि बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो है रेगुलेट हो रहा है, क्रिशियल मेटाबोलाइट्स क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है क्रिशियल मेटाबोलाइट्स में। तो उसी को मतलब वही जो है इसका इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, मीन्स द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म। सिंस मेटाबॉलिज्म ड्राइव हुआ है एंजाइम से, सो इसका मतलब हुआ कि दैट रेगुलेशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज एसेंशियल रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। मतलब क्योंकि ये वर्ड ही स्टैंड हुआ है एंजाइम से, मेटाबॉलिज्म वर्ड डिराइव ही हुआ है एंजाइम से, तो इसी का मतलब है कि अगर हम मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन कर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन टू। तो इसी वजह से इट इज़ अ नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हो गया, डिस्कशन कंप्लीट। सेकेंड पे मूव करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल एलोस्टेरिक रेगुलेशन। सारे के सारे एलोस्टेरिक रेगुलेशंस के इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्क्राइब करना है। So the important feature of allosteric regulation is that the end product of a pathway inhibit the first enzyme of that pathway by binding to an allosteric site or the site distinct from the enzymatic active site. तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है कि जो एंड प्रोडक्ट है पाथवे का, इनहिबिट करता है फर्स्ट एंजाइम ऑफ दैट पाथवे। कैसे? मतलब फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करता है, और कैसे? तो एलोस्टेरिक साइट या डिस्टिंक्ट साइट पे बाइंड करके, एलोस्टेरिक साइट या डिस्टिंक्ट साइट पे बाइंड करके कहाँ से? फ्रॉम द एंजाइमिक एक्टिव साइट। अब इनहिबिशन रिजल्ट कहाँ, मतलब इनहिबिशन रिजल्ट करता है फ्रॉम अ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इनटू द oligomeric structure of the first enzyme. Such allosteric enzymes do not show normal kinetic behavior for their case. Plot of rate versus concentration is not a hyperbola but sigmoidal. अब इसके केस में जब हम प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो बोला है कि वो हाइपरबोला नहीं होता है, वो सिग्मोइडल होता है। सो वेरी सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस से मतलब कोई एडजस्टमेंट करना पड़ रहा होगा, बट एक्चुअली दिस इज़ द ओनलीस्ट रीज़न कि 6 दिन से कोई लेक्चर अपलोड नहीं होता, बिकॉज जैसे ही मैं बोल रही थी पूरा खांसी शुरू हो जा रहा था। सो तबीयत बहुत ख़राब थी। कल थोड़ा सा मैंने अपलोड किया था, मतलब सही था, आज फिर से वही हाल हो गया। एंड ऐसे में रिकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज थोड़ा सा भी डिक्टेट कर रहे हैं, फिर से खांसी शुरू हो जा रहा है। सो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड कर दूँ, एंड आई थिंक यू गाइस विल एडजस्ट विद इट। सो आपका जो ग्राफ का है, यहाँ पे बोला गया है ग्राफ में कि हाइपरबोला ग्राफ नहीं होगा, सिग्मोइडल ग्राफ होगा। तो ये भी याद रखनी है कि सिग्मोइडल काइनेटिक्स शोज दैट इंटरेक्शंस ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ अ वन एक्टिव साइट affect the other active side of the oligomeric structure through the इंटर-सबयूनिट कॉन्टेक्ट। तो मतलब कि यहाँ पर हमें कोई भी तरह का ये नहीं शो हो रहा है, हाइपरबोला शो नहीं हो रहा है, सिग्मोइड शो हो रहा है, सिग्मोइडल शो हो रहा है। और वो जो सिग्मोइडल काइनेटिक्स है, ये ऐसा इंट्रैक्शंस को शो करता है सबस्ट्रेट का, जहाँ पर एक एक्टिव साइट अफेक्ट करते हैं दूसरे एक्टिव साइट को। किसमें? ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर्स में। ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर्स के एक एक्टिव साइट को दूसरा इफेक्ट करेगा, दूसरा मतलब उसको प्रभावित कर रहा है। कैसे? इंटर सब यूनिट कॉन्टेक्ट के थ्रू। सो दिस इज व्हाट योर सेकंड क्वेश्चन।
मूविंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। तो एनर्जी प्रोफाइल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन शोज दैट द रिएक्टेंट्स हैव टू ओवरकम एन एनर्जी बैरियर बिफोर दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। देखो, जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, ये जो प्रोसेस होता है किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन होना, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की एनर्जी तो उसको लगती ही होगी, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, मॉडरेट हो, उसको एनर्जी लगेगी। ये निश्चित है कि उसको जो है एनर्जी इसमें लगना है कि जब भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी, मतलब तो वो एनर्जी को ओवरकम करने की जो पावर होती है, मतलब कि उसको एक एनर्जी को ओवरकम करना पड़ता है, एक तरह से एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है, एंड देन वो कन्वर्ट हो पाता है। तो स्ट्रक्चर एंड कन्फर्मेशन ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल करस्पॉन्डिंग टू द पीक पोजीशन ऑफ दिस एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन। तो यही जो स्ट्रक्चर एंड कन्फर्मेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का है, पीक पॉइंट पे एनर्जी बैरियर का, उसी को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, उसी को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन। और ये स्टेट रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल जो है मोस्ट एनर्जाइज्ड फॉर्म है, जहाँ पर बॉन्ड्स ऐसे प्रोसेस पे है कि वो बन भी सकते हैं या ब्रोक भी हो सकते हैं। का मतलब सिंपल सी एनर्जी है कि मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको एक प्रकार की एनर्जी को ओवरकम करना पड़ता है, एंड दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी बैरियर को ये करना पड़ता है ओवरकम, और पीक पोजीशन ऑफ दैट एनर्जी बैरियर विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, and this state will represent that most energized form where bonds are in the process of being made or broken। मतलब जहाँ पे या तो बॉन्ड बनता है या तो ब्रोक होता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो बस यही है। स्टेट रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स इन देयर मोस्ट एनर्जाइज्ड फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूल्स उस टाइम अपने मोस्ट एनर्जाइज्ड फॉर्म में होते हैं, या तो वहाँ बॉन्ड बनेगा या तो वहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। थर्ड भी कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, how does an enzyme contribute to the lowering of energy of activation of a chemical reaction? How does an enzyme contribute to the lowering of energy of activation of a chemical reaction? Okay, so यहाँ पर एक एंजाइम है जहाँ पर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जा रही है केमिकल रिएक्शन का। सो कैसे, किसके वजह से ये हो रही है, मतलब वो हमें एक्सप्लेन यहाँ पे करना है, कैसे हो रही है, किसके वजह से हो रही है। तो एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होता है by bringing the reactant in a close proximity and correctly orienting them toward each other. There's an effect in increasing their concentration by several order of magnitude. The atropic disadvantages which chemical reactions suffer from is thus overcome by the enzyme. The energy for this process is derived from favorable enzyme-substrate interactions at the active site. The energy from these interactions is also used to subject the substrate to a stress and a strain to facilitate and bond breaking processes. तो पूरी तरह से बुकिश लैंग्वेज में लिख के रख देता है कहीं भी अगर आंसर्स हो। मैं आपको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको समझाती हूँ। तो वो बोला है कि एंजाइम लोअर द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन ब्रिंगिंग रिएक्टेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा, एंजाइम लोअर करेगा एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ला करके, एंड इसके वजह से उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी जो कंसनट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है सफ़र करेगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है विल सफ़र फ्रॉम दिस, एंड इस तरह से वो एंजाइम को ओवरकम करेगा। अब बात है कि प्रोसेस के लिए एनर्जी डिराइव हो रहा है फेवरेबल एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन से, और वो भी कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। अब ये एनर्जी इस इंटरेक्शंस के थ्रू कहाँ पर लगेगा, सबस्ट्रेट टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑल्सो। किस वजह से, ताकि बॉन्ड मेकिंग हो सके एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ आइसो एंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का यहाँ पर हमें ओरिजिन बताना है। अच्छा, ओरिजिन बताना है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आइसो एंजाइम जो है 4 सब यूनिट कंटेन करता है, दो टाइप का, अल्फा एंड बीटा। इट विल कंटेन 4 सब यूनिट। तो ये जो है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये 4 सब एंजाइम कंटेन करता है, सब यूनिट
4 सब यूनिट कंटेन करता है, वो भी 2 टाइप्स का, 2 टाइप्स का एंड 4 सब यूनिट्स। तो वो टाइप है अल्फ़ा एंड बीटा, और वो जो 4 सब यूनिट्स है वो है अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 3 बीटा, अल्फ़ा 2 बीटा, अल्फ़ा 2 बीटा 2 एंड अल्फ़ा बीटा 2 एंड बीटा 4 एंड अल्फ़ा बीटा 2 ऑल्सो। और ये क्या कर रहा है, 5 आइसोएंजाइम दे रहा है। मतलब देखो, 2 इसका तो टाइप हो गया अल्फ़ा बीटा, और 4 इसका सब यूनिट हो गया। अब वही आपस में मिल करके, आपस में सब यूनिट्स जो है 4 सब यूनिट्स ही हैं ये यहाँ पर, बट और 2 टाइप है, बट वो आपस में मिल रहे हैं, सब यूनिट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। एंड कंबाइन करने के वजह से, कंबाइन करने के बाद में बहुत सारे सब, मतलब कंबाइन करने के बाद में 5 सब यूनिट हमें 5 आइसो एंजाइम्स हमें दे रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं सब यूनिट्स, एंड डिफरेंट प्रोपोर्शंस में वो डिफरेंट फॉर्म के 5 आइसो एंजाइम्स हमको दे रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया अल्फ़ा 4, दूसरा वाला हो गया अल्फ़ा 3 बीटा, तीसरा वाला हो गया अल्फ़ा 2 बीटा 2, फोर्थ हो गया अल्फ़ा बीटा 2 एंड फिफ्थ हो गया बीटा 4। इस प्रकार से आपस में 4 सब यूनिट्स कंबाइन करके हमें 5 आइसो एंजाइम दे रहे हैं, और वो भी 2 डिफरेंट टाइप्स अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब 2 डिफरेंट यूनिट्स के थ्रू। सो दिस इज़ व्हाट हमने डिस्कस जानना था 5th क्वेश्चन के बारे में। इस तरह से आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th completed, and the last question is what is the Km and what does a low value of Km signifies? ओके, Km क्या है, उसका लो वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो Km है कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन अ मोल पर लीटर दैट गिव हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम। का मतलब हुआ कि किसी भी सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन जब मोल पर लीटर में एक्सप्रेस हो, है ना, जो मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम का दे, मैक्सिमम वेलोसिटी दे, मतलब सिंपल सी बात है कि सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन जब मोल पर लीटर में एक्सप्रेस होगा, मोल पर लीटर, जब भी सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन, whenever the concentration of the substrate will be expressed in mole per liter, whenever the substrate will be substrate expressed in mole per liter, whenever substrate will concentration of the substrate, whenever concentration of the substrate will be expressed in mole per liter, and that will give half maximum velocity of the enzyme, जो कि ये जो Vmax है, ये Vmax को हाफ करेगा, ठीक है, एंजाइम का, उसको हम बोलेंगे Km वैल्यू। नाउ स्मॉल वैल्यू ऑफ Km क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफिकेंस उसका होता है। सो स्मॉल वैल्यू ऑफ Km इंडिकेट करता है हाई एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, हाई एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। तो सबसे पहला तो आपको डेफिनेशन रिपीट करवा दूँ। डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन था कि कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन अ मोल पर लीटर, मतलब कि कभी भी कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट अगर मोल पर लीटर में एक्सप्रेस हुआ जिसके वजह से Vmax का वैल्यू हाफ हुआ, विच हाफ द Vmax वैल्यू, Vmax मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम। तो मतलब सिंपल भाषा में इतना लैंग्वेज में ना लिख कर आप बोलो Vmax का वैल्यू को हाफ किया, वेलोसिटी मैक्स के वैल्यू को हाफ किया, उसको बोलते हैं Km। एंड सिग्निफिकेंस यही है कि इट इंडिकेट्स हाई एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, यही है इसकी सिग्निफिकेंस, दैट इट इंडिकेट्स हाई एफिनिटी ऑफ द एंजाइम for the substrate. So that's all for this video. We will soon cover some more terminal questions in the next video, and stay tuned for more updates, for more lectures. Thank you everybody.